मेरे अपने गांव के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। काफ़ी समय तक वहाँ हमारे गांव के लड़कों की शादियां नहीं होती थी। हमारे घर परिवार की जो बहन बेटियां हैं उनके रिश्ते लेकर के लोग जाते थे तो लोग रिफ्यूज़ करते थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि भारत के लिए योजना बनाने का प्लान भारत की सरकार ही बनाए। गांव की सरकार भी प्लान बनाती है जी। खास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से कि गांव में दिलचस्पी लेना शुरू करिए। गांव आज कमज़ोर क्यों रह जा रहे हैं? इसलिए कि गांव की जो क्रीम है, गांव की जो मेधा है, गांव का जो पोटेंशियल है वो तो शहर चला जा रहा है। सही। पंचायत राज अधिनियम में जो टैक्स की बात की गई है उसमें बैलगाड़ी लिखी हुई है। अब आज बैलगाड़ी तो है नहीं। तालाब के जो पैसे ग्राम पंचायतों को मिलते थे पहले, वो जिला पंचायतों के पास जमा है, वो नहीं मिल रहे हैं। तो जिन लोगों से वोट मांग करके जो चुन करके प्रतिनिधि आया है वो अपने आदमियों से, अपने गांव के लोगों से पैसे मांगने कैसे जाएगा? तो ऐसे में जो भी टैक्स सरकार लगाना चाहती है उसको निर्धारित करके उसकी जो संकलन की जो प्रक्रिया है, जो उसूली की प्रक्रिया है, जैसे टैक्स कलेक्ट होता है बाकी लोगों का, वैसे होना चाहिए, कर सकते हैं। मेरी अपनी पत्नी जब 2008 में शादी करके आई तो जिस कार से मैं उसको विदा करा के लेकर के आया था वो कार आधी डूब गई थी। आपको बताना चाहता हूँ कि पहली ग्राम पंचायत है जिसने 5 ईयर प्लान बनाया और पहली पंचायत है जिसने कंप्लीटली मास्टर प्लान बनाया। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री डॉक्टर अखिलेश सिंह जी। दर्शकों, ऐसा है कि एक बड़ा वैलिड सवाल आता है कि जब फ्रीबीज, रेवड़ी, ये सब बातें चलती हैं, एक अन्न दिया जा रहा है, देश में एक बहुत बड़ी जनता है जो गांव में रहती है, और अक्सर एक बहुत बेसिक मासूम सा सवाल आता है कि शहरों की तरफ जो जनता भाग रही है अपनी आमदनी के लिए, अपनी मतलब दिनचर्या के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, पर उसमें परिवार टूट रहे हैं, लोगों की ज़मीन छूट रही है, तो क्या ऐसा हो कि गांव पर ही जो है लोग अपने आमदनी का जुगाड़ कर सकें, जुगाड़ तो नहीं पर आमदनी पैदा कर सकें, जीवन यापन कर सकें, और जिससे वो अपनी ज़मीन, अपने परिवार से जुड़े रहें। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये समस्याएं देखी हैं कि जो छोटे प्रदेशों में था वो बड़े शहरों की तरफ गया, जो मतलब जो गांव में था वो अपने आसपास के शहरों की तरफ गया, तो एक बड़ा क्योटिक पलायन चल रहा था। पर जैसा कि गांव की जब बात आती है तो गांव की कुछ अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। उसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, आपने पंचायत नाम की वेब सीरीज़ देखी होगी, हो सकता है, तो एक वह भी जीवन है। भारत में उस जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उस जीवन को देखते, समझते और बेहतर बनाते हुए आज हमारे साथ श्री डॉक्टर अखिलेश सिंह जी हैं, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय पंचायती राज और ग्राम प्रधान संगठन के। तो मैटर ये है कि आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर, ये जो पंचायत है, लोगों ने सीरीज़ तो देख ली है, पर वो असल में क्या हो रहा है गांव में हमारे, किस प्रकार का विकास, किस प्रकार का कार्य हो रहा है, जिससे लोग जो अपनी, जिनके पूर्वज उस ज़मीन से जुड़े रहे, वो कंटिन्यूटी में, उनको मजबूरी में वो गांव छोड़कर ना आना हो। तो ये इस सवाल के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव क्या है, क्या हो रहा है सर जी। नहीं, वेब सीरीज तो एक्चुअली वो आईना नहीं है पंचायतों का जी। वो पंचायतों का एक मजाक है। और क्या विद्रूप से विद्रूप, खराब से खराब स्थिति गांव की क्या दिखा सकते हैं, उसको परोसा गया है उसमें जी। और आप जानते ही हैं कि फिल्में तो तेल मसाले से ही चलती हैं। जी। तो फिल्म चलानी थी, सीरीज चलानी थी, तो उन्होंने तेल पानी लगा करके उसको चला दिया। पर असल में जो गांव हैं और गांव के लोग हैं, उनका हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में जो स्थान होना चाहिए, जो उनकी भूमिका होनी चाहिए,
तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, उसको अगर देखते हैं तो गांव आपको समझ में आता है। कोविड का समय आया तो अच्छे अच्छे लोगों ने, जिन्होंने देश छोड़ रखा था, जिन्होंने प्रदेश छोड़ रखा था, जिन्होंने जनपद छोड़ रखा था, आपने देखा होगा कि कैसे भाग भाग के गिरते फड़ते सब गांव पहुंचे। हाँ। और धन्य है गांव के लोग जिन्होंने दोनों बाहें पसार करके उनका स्वागत किया। घर में 2 रोटी का अनाज था तो एक एक रोटी खाई, लेकिन पूरे परिवार को, पूरे लोगों को उन्होंने सहेजने का काम किया। मुझे याद है एक मंच पर मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ था। प्रधानों का ही कार्यक्रम था, ग्राम उत्कर्ष समारोह 2021 में हुआ था। 2.5 लाख लोग पूरे प्रदेश से जुटे थे उसमें। तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैंने कोविड के दौरान एक पंचायत का भ्रमण किया और मैंने देखा कि कैसे गांव की प्रधान, महिला प्रधान ने कैसे पूरे गांव को समेट रखा था, कैसे पूरे गांव के लोगों की सेवा और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा था। तो असल में जो गांव है और जो गांव के लोग हैं वो पंचायत वेब सीरीज वाले लोग नहीं हैं, वो परिस्थितियां नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, असल में गांव वो है। अब बात आती कि गांव अगर इतने खुशहाल हैं, इतने अच्छे हैं, तो लोग क्यों शहर की तरफ भाग रहे हैं? यह एक विचार का विषय है क्या कि गांव में रोजगार के जो अवसर होने चाहिए वो उपलब्ध हम लोग अब तक जो करा रहे हैं, वो बहुत संकीर्णताएं हैं उसमें। हमने एमजी नरेगा चलाया और ये कहा कि गांव के लोगों को गांव में ही 100 दिन का रोजगार देंगे, पर वो रोजगार मजदूरों के लिए है। गांव में मजदूरों के अलावा भी तो आबादी है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की सरकार को, राज्य की सरकार को पहले तो डेवलपमेंट को परिभाषित करना पड़ेगा। सिर्फ सड़क बना देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, पंचायत भवन बना देना, ठीक है, वो सुविधाएं हैं, वो जरूरी हैं गांव के लिए, पर इनके साथ साथ रोजगार भी जरूरी है। रोजगार की निरंतरता बनी रहे और एस्केलेशन हो उसका, श्रेणीबद्ध तरीके से रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्किल डेवलप करें लोगों का, ताकि जो मजदूर है वो मिस्त्री बने, जो मिस्त्री है वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बने, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर बने। तो इसी तरह से एस्केलेशन में इस तरह से जाना चाहिए। तो वैसे भी गांव आधारित सर्विसेज भी दे सकें, सेवाएं भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इससे हम गांव की आबादी को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार, हम लोग मांग कर रहे थे कि ये सब बातें तो उन ग्राम पंचायतों के लिए, उन गांवों के लिए अच्छी लगती हैं जहां उनकी शासन व्यवस्था चलाने भर की धनराशि पंचायतों को मिल रही हो। मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि कुल 57,691 ग्राम पंचायतें हैं यहाँ, और इन ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य और केंद्र की सरकार योजित करती है। वाह। और इस धनराशि को खर्च करने के लिए 19 विभाग बना रखे हैं सरकार ने, जो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग गांव की ज़रूरतों को लेकर के काम करते हैं। अकेले पंचायती राज विभाग 21,000 करोड़ खर्च करता है और 25,000 करोड़ अकेले ग्राम्य विकास विभाग खर्च करता है। तो ये जो धनराशि है, इसकी उपयोगिता और बढ़े, इस पर काम करने की आवश्यकता है। आज हम सड़क बनाते हैं लोगों के आवागमन के लिए, और फिर जल निकासी के लिए जब नाली बनाते हैं तो उस सड़क को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। थोड़े दिन बाद जब हर घर को नल से जल देने की बात आती है तो फिर हम सड़क को तोड़ देते हैं। 100 मीटर सड़क हमने बनाई
और उसमें उस 100 मीटर का पानी कैसे निकलेगा उसको ध्यान में रख के हमने उसकी ढलान बना दी। पर जब आगे की 100 मीटर बनने चली तो पता चला कि इसका तो स्लोप नेगेटिव हो गया, एडवर्स हो गया, वो सड़क आपके लिए बेकार हो गई। तो मैं कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से, भारत सरकार से, कि मास्टर प्लान बने, शहरों की तरह गाँव का भी मास्टर प्लान बने, और पंचायतों का कार्यकाल चूँकि 5 वर्ष का है, इसलिए साल भर की कार्ययोजना बनाने के बजाय 5 ईयर प्लान बने, पंचवर्षीय कार्ययोजना बने जी। और उसमें एक एक साल के माइलस्टोन्स, लक्ष्य तय किए जाएं कि किस साल में हमें क्या अचीव करना है। तो उससे ये जो बहुत बड़ी धनराशि व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है, उससे बचा जा सकेगा और गांव का जो निखरा हुआ, संवरा हुआ रूप है वो आपको दिखाई देने लगेगा, परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। जी। नहीं, गांव जैसे हमारे अपने आप में अगर सक्षम हैं और वह जो है वहाँ के लोगों का केयर अपने आप कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है गांव में ही था, तो पता चला कि पहले जो गेहूं की फसल कटने के लिए अभी कटाई हुई है पिछले महीने में, तो वहाँ पंजाब से जो है ना मशीनें आती थी, क्योंकि लेबर कम हो गया था जो भी था, तो पंजाब से कंबाइन मशीनें आती थी जो 2-3 घंटे में पूरा 7-8 बीघे का खेत काट के आपको पूरा दाना तुरंत तत्काल प्रोवाइड कर देती थी। तो अभी कई लोगों ने क्या किया कि उन गाँव में खुद ही अपनी कंबाइन मशीनें खरीद ली और अब वही जो है वहीं पर अपने अपने ये सर्विसेज देते हैं और सीज़न में जो है एक अच्छी खासी आमदनी करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर में कुछ और लगा लेते हैं खंभे लगाने के लिए, इस तरीके से। तो खेती बाड़ी से जो गांव को जोड़ा जाता है, वही खेती बाड़ी अब कमर्शियल क्रॉप्स पर भी पूरी तरीके से आ सकती है। लोगों के पास अब सड़कें हैं, गांव तक पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बिजली है। मुझे याद है कि 17 से पहले तो गांव की जो बिजली थी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिन में सिर्फ 12 घंटे आती थी, या तो रात में आएगी या सुबह आएगी, यही एक रोस्टर चलता था। पर अब शायद 18 से 20 घंटे 24 घंटे तक की पूरी अवेलेबिलिटी है। खेती के लिए जो पानी की व्यवस्था है वो शायद सोलर पंप्स से भी हो रही है, इस प्रकार के सोलर पंप बांटे जा रहे हैं। तो सर, जो आपने बताया कि एक बड़ी आमदनी, एक बड़ा अमाउंट जो है वो इन पंचायतों को दिया जा रहा है, तो किस प्रकार के रोज़गार आप देखते हैं जो गांव में डेवलप हो सकते हैं या जिस पर आप लोग कार्य कर रहे हैं? नहीं, देखिए जी, गांव और ग्राम पंचायतें अलग है, आपको दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। जी। मैं एक आम आदमी के रूप ग्राम से पंचायत एक्चुअली गांव को चलाने की शासन व्यवस्था है, सेवा की व्यवस्था है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देश चलाने के लिए भारत की सरकार की है, राज्य चलाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार है या राज्यों की सरकारों की जो जिम्मेदारियां हैं, उनके अधिकार हैं, वो सारे विषय गांव में गांव की सरकार चलाने वाले तंत्र की है। पर अभी लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि राज्य की 12,668 पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी 1500 से कम है। ऐसी ग्राम पंचायतों की शासन व्यवस्था चलाने के लिए सरकार जो फंड दे रही थी वो उतना भी नहीं था जिससे उनकी तनख्वाह और ऑफिस के खर्चे निकल जाएं, स्टेशनरी के खर्चे निकल जाएं। उनके प्रशासनिक खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे थे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां 2 से 2.5 लाख रुपए का कर्ज हो जा रहा था ग्राम पंचायतों पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। अरे, तो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने इस पर लगातार संवाद किया, राज्य के मुख्य सचिव से, राज्य के पंचायत राज मंत्री से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को हम लोगों ने रखा। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भी 3 दिन पहले कैबिनेट ने इस पर निर्णय ले लिया है और ये कहा है कि जो छोटी पंचायतें हैं जिनकी आमदनी सरकार के धन से जो मिलता है अनुदान, उससे काम नहीं चल पा रहा है, ऐसी पंचायतों को उनकी आमदनी का 5 गुना अनुदान सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। अरे वाह! ये एक स्वागत योग्य कदम है राज्य सरकार का। छोटी पंचायतों की समस्याओं का इससे समाधान होगा और जो विकास की धारा से वो कट जा रही थी वो धीरे धीरे शनय शनय वो विकास के रास्ते पर आएंगे। पर ये जो व्यवस्था लागू की गई है अब ये अपने आप में एक चुनौती है। ओवर द नाइट, ओवर द डे, ओवर द मंथ
किसी ग्राम पंचायत की आमदनी कैसे शुरू हो सकती है, और जब आमदनी स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे वो एस्केलेशन मैट्रिक्स पर फिर जा कर के वो बढ़ेगी, 2 साल 5 साल 4 साल बाद बिल्कुल सही। उसका स्केल आएगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो ये एक विषय इसके बाद का निकल करके आया है। अभी जल्द हम लोग प्रदेश शासन के साथ, राज्य की सरकार के साथ इस पर विचार विमर्श करेंगे जी। और ये जो सरकार एक कदम आगे बढ़ी है पंचायतों की तरफ, अब इसको पूर्णता की तरफ और इसको सफलता की तरफ ले जाने के प्रयत्न हम लोग करेंगे जी। और उस पर आगे के समय में काम करेंगे। मैं, चूँकि आपकी जो बातें मुझे मतलब समझ में आ रही हैं, मुझे यह दिखता है कि ये कार्य आपको बहुत ज़रूरी लगता है, इसलिए आप यह कर रहे हैं। अदरवाइज़ कौन ही ध्यान देता है, कौन, लोग नेतागिरी करते हैं या लोग राजनीति करते हैं या किसी अन्य कारणों से प्रधान हो जाते हैं या रिजर्व सीट पे अपने जानने वाले या महिला सीट पर अपनी पत्नियों को बिठा देते हैं। ये सब चलता रहता है और वो इकनॉमी गांव की नहीं होती, उनकी स्वयं की इकनॉमी हो जाती है। पर आपका जो प्रक्रिया मुझे लग रहा है जैसे कहीं कुछ व्यक्तिगत भी आप गांव से कुछ एक तगड़ा संबंध आपका रहा है और शायद आपने जो है वहाँ कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो आपको लगता है कि हर जगह पर ले जाना उचित रहेगा और आवश्यक रहेगा। मैं कह सकता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, हर दिन हर पल मैंने अपने गांव को जिया है, वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की उपलब्धियों को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोक को, वहाँ के लोक संगीत को, वहाँ की लोक समस्याओं को, वो मैंने जिया है। और मैंने निजी जीवन में देखा है। कहाँ पर है सर ये लतीफपुर ग्राम पंचायत है, यहीं लखनऊ जनपद के माल विकास खंड क्षेत्र में। अच्छा, आम वाला एरिया है? तो आम वाला एरिया है, पर वो जो ग्राम पंचायत है अब वो आम ग्राम पंचायत नहीं है, अब वो देश की जो विकसित ग्राम पंचायतें हैं उसमें शुमार है, उसमें नाम है उसका। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने वहाँ देश का सबसे बड़ा पंचायत भवन बनाया, स्मार्ट भवन के नाम से। एक ऐसा ऑफिस जहाँ ANM, आशा बहू, आंगनबाड़ी, वार्ड मेंबर, प्रधान, BDC, ग्राम रोजगार सेवक, कोटेदार, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स एक ऑफिस में बैठे, एक ऐसा कार्यालय हम लोगों ने बनाया। अभी जो पंचायतों की बात हो रही थी कि आमदनी कम होती है तो कैसे शासन व्यवस्था चलती है, हमारी ग्राम पंचायत की भी जो सालाना आय है, चूँकि 1510 की आबादी है, तो वो बहुत कम थी। हम लोगों ने जापान के साथ मिल करके मैंगो हनी बनाने का प्रोजेक्ट लगाया और जापान के साथ मिल करके उस कारोबार को करके हम लोगों ने आमदनी सृजित की। कैमल सफारी, विलेज सिनेमा जैसे ये हम लोगों ने एफर्ट्स किए वहाँ पंचायत की आमदनी के लिए। ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, डीप प्लाऊ, सोलर जनरेटर, ये कम्युनिटी एसेट्स तैयार किए ताकि ग्राम पंचायत अपनी आमदनी कर पाए। आपको बताना चाहता हूँ कि पहली ग्राम पंचायत है जिसने 5 ईयर प्लान बनाया और पहली पंचायत है जिसने कम्प्लीटली मास्टर प्लान बनाया। और मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को, कि ये जरूरी नहीं है कि भारत के लिए योजना बनाने का प्लान भारत की सरकार ही बनाए। गांव की सरकार भी प्लान बनाती है जी। हम लोगों ने 2016 कस्टमाइज्ड होगा ना उसका, तो अपने स्तर पर 2016-17 में संदीप जी हम लोगों ने पता किया कि स्टेट के पास आबादी के अंदर का नक्शा है या नहीं है। तो गांव के सचिव से लेके मुख्य सचिव तक मैंने पूछा, राजस्व परिषद के चेयरमैन से भी पूछा, पर यह पता चला कि साहब आबादी के अंदर के नक्शे नहीं है। तो हमने बिना इंतजार किए डिजिटल टोपोग्राफी मैपिंग कराई और एक गांव का नक्शा बना करके और उसी नक्शे के आधार पर मास्टर प्लान बनाया। 59 में से 57 सड़कें खोद करके हटा करके शून्य कर दी, ढलान के हिसाब से नालियां बनाई और फिर उसके साथ सड़कें बनाई। आज ये परिणाम है कि अगर 5 दिन लगातार बारिश हो तो भी लतीफपुर ग्राम पंचायत में आपको कहीं 50 लीटर पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा। तो जल भराव मुक्त गांव बनाया मैंने उसको हम लोगों ने अपराध मुक्त गांव बनाने की तरफ काम किया। 2 रिंग रोड बनाए हम लोगों ने, एक गांव के अंदर और एक गांव के बाहर। अच्छा, गांव में भी रिंग रोड बनाए। इंटरेस्टिंग।
यहाँ तो और लखनऊ में ही अभी 27 फीट चौड़े रिंग रोड हमने बनाए। जी। आप देखेंगे कि ब्लैक टॉपिंग वाली काली सड़कें, डामर रोड, उसके किनारे दोनों तरफ 1.5 मीटर का फुटपाथ इंटरलॉकिंग, और उसके बाद फिर उसकी पटरियाँ सड़कों की। तो वो शानदार सड़कें बन के तैयार हुई। आप पूरी ग्राम पंचायत में नंगे पैर घूमते रहिए बरसात के दिनों में, आपको कहीं कीचड़ लगने वाला नहीं है, क्योंकि सारा पानी बहुत प्लान्ड वे से तो निकल प्लान्ड रहा वे में एक बड़ी समस्या है। शहरों की भी आप देखिए, है। हाँ हाँ, अरे गांव की जो ये समस्या है जलभराव की, जी, ये रुला देती है बरसात के दिनों में, जहर सी बात। टापू बन जाते हैं। जी, बिल्कुल सी बात। मेरे अपने गांव के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी समय तक वहाँ हमारे गांव के लड़कों की शादियां नहीं होती थी। हमारे घर परिवार की जो बहन बेटियां हैं उनके रिश्ते लेकर के लोग जाते थे तो लोग रिफ्यूज़ करते थे कि आपके गांव में जाने की सड़क नहीं है और आपके गांव में हमेशा 12 महीने जलभराव रहता है। मेरी अपनी पत्नी जब 2008 में शादी करके आई तो जिस कार से मैं उसको विदा करा के लेकर के आया था वो कार आधी डूब गई थी। अप्रैल के महीने में इतना जलभराव होता। तो एक नियोजित तरीके से गांव का विकास होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और गांव का जो पलायन है, गांव की जो समस्याएं हैं वो कम होंगे जी। और मैं ख़ास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से कि गांव में दिलचस्पी लेना शुरू करिए। गांव आज कमज़ोर क्यों रह जा रहे हैं? इसलिए कि गांव की जो क्रीम है, गांव की जो मेधा है, गांव का जो पोटेंशियल है वो तो शहर चला जा रहा है। सही। और एक बार जो शहर गया तो पहले खुद गया, फिर पत्नी गई, फिर बच्चे गए, फिर उसके बाद माँ बाप गए और धीरे धीरे उसकी बिल्कुल फैमिली जो है फिर गांव खाली हो गया। तो गांव धीरे धीरे, मैं कहना चाहता हूँ कि गांव का जो पोटेंशियल है, गांव की जो शक्ति है, गांव का जो हुनर है वो शहर की तरफ पलायित हो रहा है, शहरों में जा रहा है। उसे मुझे लाना पड़ेगा। अगर गांव आपको समृद्ध बनाने हैं तो वहाँ की मेधा को, वहाँ की शक्ति और को ये गांव में लाना कार्य पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं हो सकता है, यह बड़ी लकीरें खींचने पर और गांव को देखने पर कि हम यहाँ ऐसा क्या सहूलियत दे दें जिससे लोग वापस आके रहना आप शुरू देखें, करें। आप मेरा जो उदाहरण मैंने आपको लतीफपुर का दिया ग्राम पंचायत का, तमाम सारे ऐसे परिवार, तमाम सारे ऐसे लोग जो बाहर रहते थे जी। अब वो गांव में रहते हैं। जो पूरा साल गांव में नहीं रह सकते हैं वो छुट्टी के दिनों में आकर के गांव में रहते हैं, गांव का आनंद लेते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लखनऊ के आसपास नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो अप डाउन करते हैं। जो अप डाउन नहीं कर सकते हैं वो वीक डेज में आते हैं, संडे को गांव आते हैं और गांव से जुड़ते हैं। सही। तो ये दो रास्ते हैं, या तो गांव को आप शहर बना दिए और या फिर शहरों को गांव से बदतर बना दीजिए। तो छोटे से शहर में कुछ शहर हैं ऐसे सर जो गांव से भी बदतर हैं जी। उसमें हमने देख रखे हैं। कुछ शहर हैं जी। चर्चित बहुत हैं, नाम बहुत है जी। पर वो गांव तो खैर फिर भी स्वर्ग है उसके सामने। जी। क्योंकि वहाँ कूड़ा है, वहाँ घटिया सड़कें हैं, वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे आना जाना मुश्किल है, ये सारी चीज़ें हैं उन शहरों में। खैर फिर भी उन शहरों को सपनों का शहर बोला जाता है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। पर हाँ, यह तय है, यह ज़रूर है कि जो आपने बताया कि गांव का अपना विकास गांव के लोगों के लिए कस्टमाइज्ड होना बड़ा आवश्यक है। और उसको वहाँ के लोग जितना जल्दी तय कर दें उतना अच्छा है। नहीं, इसके साथ आप ये देखिए, जो बेसिक जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू की थी जी, गांव को चलाता कौन है? गांव की सरकार चलाती है। सही है। और गांव की सरकार में अगर सामर्थ्य नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, उसका प्रशासनिक ढांचा ठीक नहीं है, तो गांव के लोगों का विकास फिर कैसे होगा? सही बात है। राज्य का जो कलेक्शन है, राज्य की जो आय होती है टैक्सेस से, उसका 12% हम लोग स्थानीय निकाय को देते हैं। 12% में जो शहरों की लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, टाउन एरिया है, इनको जो धनराशि मिलती है वो गाँव को मिलने वाली धनराशि से कहीं ज़्यादा है। जी। उत्तर प्रदेश की ही अगर आप बात करिए तो ग्रामीण आबादी का जो अनुपात है वो 65% से अधिक है। ग्रामीण आबादी का जो क्षेत्रफल है वो 70% के लगभग है। और अर्थव्यवस्था और जब पैसा मिलता है तो 12% में 7% से ज़्यादा शहरों को मिलता है और 5% से कम गाँवों को मिलता है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वितरण व्यवस्था है, जो सरकार जो मदद करती है स्थानीय निकाय की और पंचायती संस्थाओं की, उसको सुधारने की आवश्यकता है। आप 65% 70% धनराशि आपको गांव को देनी चाहिए जी। और गांव को जब आप खुशहाल समृद्ध बना देंगे तो जो शहरों की चुनौतियां हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी और गांव उन्नति कर जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल दिया है कि ग्राम पंचायतों की आय के आधार पर हम उनकी मदद करेंगे, उनको अनुदान देंगे जी। मैं कहना चाहता हूं कि अभी इस साल, इस वर्ष इस व्यवस्था को हमें स्थिर करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और जो भी धनराशि के प्रबंध हम कर रहे हैं वो हमें आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर छोटी पंचायतों को वितरित कर देना चाहिए। कारण ये है कि ये जो नई व्यवस्था है इसके लिए आपको कुछ नए प्राविधान करने पड़ेंगे। पंचायत राज अधिनियम में जो टैक्स की बात की गई है उसमें बैलगाड़ी लिखी हुई है। अब आज बैलगाड़ी तो है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें देखनी पड़ेगी कि आज की क्या एग्जिस्टेंस है टैक्स कलेक्शन की। दूसरी बात यह है कि टैक्स कलेक्ट करने का जो भार है वो आप कहते हैं कि गांव के जो प्रधान हैं, गांव की जो पंचायत है वो उसको कलेक्ट करेगी जी। आप ये बताइए कि जो अपने लोगों से, जिन लोगों से वोट मांग करके जो चुन करके प्रतिनिधि आया है वो अपने आदमियों से, अपने गांव के लोगों से पैसे मांगने कैसे जाएगा? आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखा हुआ है, जिलाधिकारी का एक बड़ा रोल। जिलाधिकारी का संदीप जी जो पद है वो राजस्व का पद है। हाँ, कलेक्टर कहलाता और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो डीसी था। पूरी एक मैकेनिज्म है उसके साथ। सब डिवीजन में उनके एसडीएम है, तहसीलदार है, कलेक्ट्रेट कहलाता है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में जो भी टैक्स सरकार लगाना चाहती है उसको निर्धारित करके उसकी जो संकलन की जो प्रक्रिया है, जो वसूली की प्रक्रिया है, जैसे टैक्स कलेक्ट होता है बाकी लोगों का वैसे होना चाहिए, कर सकते हैं। बिजली वाले व्यवसाय करते हैं हमारे यहाँ, बिजली की लाइनें और खंभे लगा करके कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, गांव से पैसे कमाते हैं, पर उसमें ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी नहीं है। आप व्यापार करते हो, हमारी अथॉरिटी में हो, तो आपको उसमें हमें शेयर देना चाहिए। तालाब के जो पैसे ग्राम पंचायतों को मिलते थे पहले, वो जिला पंचायतों के पास जमा है, वो नहीं मिल रहे हैं। संचित ग्राम कोष का जो पैसा है वो तहसीलदार के पास रखा हुआ है, वो ग्राम पंचायतों को नहीं मिल रहा है। तो ये जो टैक्सेस हैं, जो हमारी देनदारियां, हमारे जो पैसे हैं विभागों के पास, सरकारों के पास, उसको देना चाहिए। तो बजट में सारे प्रावधान हैं, पर अंत में वो आते आते जो है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ टिक जा रहे हैं। हाँ, वो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन में वो कहीं फंस जाए, स्ट्रीमलाइन उसको करना पड़ेगा। पर आजकल तो जैसे अब हम तो ये देखते हैं कि मोदी योगी जी जो है एक बटन से दबा के 30 सेकंड के अंदर करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। तो अगर पंचायतों को भी अगर जो आवश्यकताएं हैं, भाई वो है सरकारी व्यवस्था ही, सरकार ही सरकार को पैसा दे रही है, तो उसमें किसी प्राइवेट के पास तो जा नहीं रहा है। बिल्कुल। तो वह तो तत्काल ट्रांसफर हो जाए, इसमें क्या ही, सिस्टम्स तो हैं हमारे पास। और जैसे ही ब्यूरोक्रेसी में आते होंगे वो फिर एक अपनी चाल चलने लगते होंगे। एक मैं और आपसे सर सवाल पूछकर जो है आज की चर्चा का समापन भी करना चाहूँगा कि आमदनी गांव की, जब गांव का नाम आता है, बहुत बेसिक बातें कि खेत है या बेसिक कुछ दुकानदारियां हैं या आसपास में मान लीजिए कहीं पे कोई मंदिर है तो उससे वहाँ की इकोनॉमी चल रही है, तो और क्या कार्य हो सकते हैं या वहाँ के लोग कर सकते हैं? नहीं, पूरी एक श्रृंखला है। हाँ जी। गांव की आमदनी देखिए, जब हम ग्राम पंचायत की आमदनी की बात करेंगे तो गांव की आमदनी तो अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। गांव की इंडस्ट्रियल यूनिट पे कौन काम करेगा? गांव वाला ही तो करेगा। गांव वाला ही करेगा। बड़े पैमाने पर चरागाह की जमीनें हैं ग्राम पंचायतों के पास। मैं वही अवैध कब्जे भी आने जा रहा था। अवैध कब्जे की शिकार हो रही हैं। हमारे पास हम लोगों ने जो हमारे पशु हैं, हमारा जो गौ आश्रय स्थल अपने बनाए, तो गौ आश्रय स्थलों में जो गाय रह रही हैं उनको रेगुलर चारे की आवश्यकता है और चरागाह गांव में है, तो क्यों न चरागाह को हम हरा चारा सेंटर के रूप में विकसित कर लें और अपना 12 महीने वहां से हरा चारा का उत्पादन होगा। ग्राम पंचायतों में जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, काम के अवसर मिलेंगे। जो गाय रह रही हैं, गौ रह रहे हैं, गौवंश रह रहे हैं,
आश्रय स्थल में उनको 12 महीने चारा मिलेगा और एक लिंकेज डेवलप होगा। बिल्कुल सही। वो सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी, तो गांव भी आत्मनिर्भर होंगे। तो गांव ने, ग्राम पंचायत ने हरा चारा का उत्पादन किया, मैन डेज जनरेट हुए, लेबर लगी, उसमें काम करने वाली स्किल्ड लेबर लगी, सुपरवाइजर लगे, और वो चारा हमारे गौ आश्रय, मान लिया जिस पंचायत के पास गौ आश्रय स्थल नहीं है उसने बगल वाले को बेच दिया और बगल वाले ने उतने पैसे उसको ट्रांसफर कर दिए जी। तो एक आमदनी शुरू हो गई और एक एश्योर्ड आपको चारा मिलना शुरू हो गया। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, सरकार कहती है कि अब आपको मिट्टी वाले ईंटे की जगह पर फ्लाई ऐश से बने हुए ईंटे का उपयोग करना चाहिए। ग्राम पंचायतें क्यों नहीं करती हैं? ग्राम पंचायतें क्यों नहीं फ्लाई ऐश ब्रिक्स की यूनिट्स लगा सकती हैं? कोई रॉकेट बनाने का काम तो है नहीं ब्रिक्स में। सही। वही लेबर गांव का ही तो है जो लाल वाली ईंटें बना रहा है और फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने की यूनिट में काम कर रहा है, वो गांव का ही तो आदमी है, गांव का ही तो मजदूर है। सांचे में मिट्टी डाल ले, एक जगह सांचे में फ्लाई ऐश का जो है ऑटोमेटिक मशीन आती है, रोजगार पैदा हो और 10 ग्राम पंचायतों को सप्लाई करे, साल भर में एश्योर्ड उसको बिजनेस मिल गया। 10 ग्राम पंचायतों ने जो फ्लाई ऐश खरीदी जिस ग्राम पंचायत से, उसको पैसा दे दिया। गोधन भी सर, उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं, निकलती हैं, तो जिनका आम समाज में बहुत उपयोग है। बहुत छोटा सा काम है। आपको आज हर योजना में आधार की आवश्यकता है। गांव के लोग आधार करेक्शन के लिए, आधार के लिए शहरों में मारे मारे घूमते हैं, डाकखानों में जाते हैं। आपने पंचायत भवन बनाया, पंचायत सहायक तैयार किया, कंप्यूटर लगाया, इंटरनेट लगा दिया, क्यों नहीं इन 12,000 पंचायतों को, 12,668 ग्राम पंचायतों को हम आधार सेंटर क्यों नहीं बना सकते? हम इनको आधार सेवा केंद्र बना दें, कल से ये आमदनी करना शुरू करेंगी और जो आमदनी होगी उसका 5 गुना पैसा आप पंचायतों को दे सकेंगे। में भी इसका जो योगदान हो जाएगा। और इनसे क्या होगा कि जब आप इस तरह की संस्थागत यूनिट्स में आधार बनाएंगे तो ये जो बांग्लादेशी, जो पाकिस्तानी, जो दूसरे देशों के लोग आ करके 2-2, 10-10 हज़ार रुपए लेकर के नागरिक बन जा रहे हैं, आपके मिसयूज़ कर रहे हैं आपकी सुविधाओं का। गाँव को जो मिलना चाहिए, जो भोजन मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, वो दूसरे लोगों को मिल रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में। आपको आधार सेंटर बना देना चाहिए जी। कॉमन सर्विस सेंटर सारी पंचायतों में आपको अच्छी तरह से रन करके आप इसको शुरू कर सकते हैं। कम्युनिटी सोलर पार्क बना दिए जहां बड़ी जगह हैं ग्राम पंचायतों के पास। आज तो सोलर एनर्जी की बात हो रही परचेज करने की, तो हम ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी सोलर पार्क बना करके इसको शुरू कर सकते हैं। रोजगार भी मिलेगा, पंचायतों की आमदनी भी बढ़ेगी। रूरल शॉपिंग मॉल्स क्यों नहीं बनाते? 10 ग्राम पंचायतों के बीच में एक शॉपिंग मॉल बनाया जाए बड़ा, और उसको हम लोग यूज़ करें मार्केट की तरह, होलसेल मार्केट की तरह। मैंने टायर 3, टायर 4 शहरों में देखा है कि लोग उन छोटे मॉल्स में या जो शॉपिंग सेंटर आप बता रहे हैं उसमें एकदम दौड़ के जाते हैं, उनको अपने मतलब का सामान मिलता है जी। अब वो शहरों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं जी, क्योंकि गांव में मार्केट नहीं है, चीज़ें नहीं है। गांव में सर बिजली भी है, इंटरनेट भी है, सड़क भी है, तो उसका सदुपयोग भी लोग कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल से बात हुई थी, बिल्कुल करना चाहिए। और संसाधनों का देखिए, गांव के संसाधनों का अगर आपने व्यावसायिक उपयोग कर लिया, और ऐसा नहीं कि आपने जापान की और चाइना की और इंडोनेशिया की कंपनी को ला करके गांव में बसा दिया और वो विदेशी लेबर मिस्त्री मजदूर लेकर के आए और उन्होंने काम करना शुरू किया, उससे गांव नहीं बढ़ने वाला। देखिए, गांव तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है उसी से संपन्न होगा। लौट के आपको आना, घूम फिर के वहीं करना पड़ेगा। गांव के लोगों से गांव में गांव की इकोनॉमी और गांव की बेहतरी के लिए जब काम होगा जी, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कदम बढ़ाया इसकी तरफ। हम लोग आशावान हैं कि अब ये जो कल्पनाएं होती हैं गांव की बेहतरी की, वो उसकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सन 27 से पहले सन 26 के अंत तक क्या हम लोग एक बेहतर परिस्थिति देख सकते हैं गांव की अब? और नहीं, अभी ये थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। ये जो पैटर्न है जी, जो आमदनी का 5 गुने ज़्यादा धन देने की बात हुई है, तो 5 गुने ज़्यादा धन तो तब मिलेगा जब आमदनी होगी। जब 10 गुना ज़्यादा पैदा होगा। तो ये जो चैलेंज है पंचायतों के सामने, ग्राम पंचायतें भी इसके लिए तैयार नहीं हैं जी। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस सरकार ने आमदनी का 5 गुना अनुदान देने के लिए सहमति दी है, वही सरकार उनकी आमदनी के लिए भी
जो हम लोग प्रस्ताव लेके जाने वाले हैं, जो उसकी तैयारी भी करके जाने वाले हैं, उसमें भी सहमति देगी जी। और धीरे धीरे हम लोग लक्ष्य की तरफ, गांव की बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर कभी पॉडकास्ट में प्रधानों के किसी लीडर से जी शायद ये प्रश्न न पूछा जाएगा कि भाई वो जो पंचायत सीरीज चली है उसकी क्या रिलेवेंस है गांव में, क्या सच है। ऐसी नहीं आशा सर, करते हैं, क्योंकि ऐसा क्या है, विश्वास जनता, करते हैं। जो हमारी जनता है उसने आजकल जो गांव देख रही है वो उसी माध्यम से देख रही है, और वह जो गांव दिखाया जा रहा है वो भी बम्बई शहर का कोई जो है फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही बना रहा है। बिल्कुल बस वो गांव पहुंचा है। फिर मैं जानता हूँ वो जो लोग बनाते हैं वो देवरिया के ही रहने वाले हैं, या गोरखपुर या इन्हीं सब इलाकों से। जी। पर वो भी एक लंबा समय हो गया है छोड़े हुए। खैर ठीक है, उसी बहाने थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर आपके माध्यम से चर्चा हो सच्चाई भी रही है। पता चल रही है, जी। वो भी एक अच्छी बात है। जी। तो दर्शकों, है क्या ना कि भारत के जब विकास की बात होती है तो हर विकास के फोटो में ना एक बड़ा पुल, एक बड़ा जो है एक क्या कहते हैं, एक्सप्रेसवे बन गया यहाँ से वहाँ तक का 500 किलोमीटर का। पर आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। ऐसे एक्सप्रेसवे ने कितने गांव जोड़ दिए हैं अब मेन शहर लखनऊ से, कि आज की डेट में 2-3 घंटे में आदमी को पहुंचना आसान हो गया है, बहुत आवश्यक है। पर ये जो एक्सप्रेसवे जा रहा है ये गांव से ही जा रहा है और गांव को ही कनेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी को अपनी ज़मीन छोड़नी ना पड़े, विकास वहाँ हो, विकास परकोलेट करके वहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा है कि शहरों से प्रभावित लोग भी गांव की तरफ जाएं, वहीं रहें, अपनी खुली हवा में जिएं, छत पे जिएं, तोता देखें, आम देखें, मोर देखें, उन्हीं के साथ आसपास जिएं। तो प्रकृति के साथ रहना एक लग्जरी है जो इस समय गांव के पास है। और मेरे ख्याल से आपके संगठन के माध्यम से और आप लोग के प्रयासों से भविष्य ऐसा हो कि शहरों में जो है मजबूरी हो रहना और गांव में रहना लग्जरी हो। क्या बात। तो इसी आशा के साथ हम जो है आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आभार सर। आपका संदीप जी, जी बहुत कि आभार। आपने हमें जो है एक समय भी दिया और अवगत कराया कि सरकारें सिर्फ बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा जो मूलभूत जहाँ जनता है उसकी जो बेसिक डेली समस्याएं हैं, गांव की जनता, गांव की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रही है, और उसका एक असर हमें दिख रहा है और दिखेगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें सुना। बहुत मैं धन्यवाद। डॉक्टर अखिलेश जी बहुत का धन्यवाद दूंगा कि वो कार्य कर रहे हैं और उनके माध्यम से हमें कुछ आपको भी अवगत कराने का प्रयास समय मिला, सौभाग्य मिला। थैंक यू। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपकी क्या राय है हमारी आज की चर्चा पर और गांव के आपके अनुभवों पर, जरूर आपके अपने बताइए। जीवन पर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप हमें रीच आउट भी करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।